मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी बच्चों के बारे में। तो बच्चे जो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं उन्हीं के बारे में हम बातें करेंगे। प्राय देखा गया है कि माँ इस बात से परेशान रहती है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है तब भी वो पेशाब बिस्तर पे कर देता है या कहें यूरिन निकल जाती है। तो इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इन सब बात के बारे में हम बातें करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें, अंत तक इस वीडियो को देखें। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी मैम डॉक्टर सुनीता से। मैम मैं आपका वेलकम करती हूँ। मैम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मैम जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम हम ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि बिस्तर पर पेशाब करना ये बीमारी है या कोई समस्या है बच्चे की? देखिए, जो आप बता रही हैं कि बिस्तर में पेशाब करना ये बीमारी नहीं है बिल्कुल भी। इसको हम मेडिकल टर्म में नॉकटर्नल एन्यूरिसिस कहते हैं। ये ज़्यादातर ये होता है कि जैसे इसको समझाने के लिए हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एन्यूरिसिस। तो प्राइमरी एन्यूरिसिस उसको कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होने के बाद से और 6 साल तक, 7 साल तक या और ज़्यादा उम्र तक कभी भी बिस्तर गीला करना ना छोड़े, उसको प्राइमरी एन्यूरिसिस कहते हैं। और सेकेंडरी एन्यूरिसिस वो होता है कि जिसमें कि एक बार उसको टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से आ जाती है और वो एकदम से ड्राई हो जाता है, 6 महीने तक बिल्कुल भी बिस्तर पे पेशाब नहीं करता या उसको एन्यूरिसिस नहीं होती है रात में, लेकिन उसके बाद वो फिर से शुरू हो जाता है, उसको सेकेंडरी एन्यूरिसिस कहते हैं। तो मैम आपने भी एक शब्द बोला ड्राई, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, ड्राई का मतलब है कि उतने पीरियड तक वो उसने पेशाब बिस्तर पे नहीं किया, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राई नाइट्स। यानी कि बच्चा अगर 6 दिन लगातार नहीं करता तो हम कहेंगे 6 दिन ड्राई रहा ये बच्चा और 7वें दिन फिर इसने पेशाब किया। कि अगर हम लोग किसी डायरी पे अंकित करते चले या किसी कागज़ पे अंकित करें तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि 6 दिन ड्राई रहा, 7वें दिन फिर इसने बिस्तर गीला किया। तो आपने बताया अभी कि प्राइमरी टाइप कभी भी पैदा होने के बाद बिस्तर गीला करना नहीं छोड़ता, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, देखिए, प्राइमरी टाइप ही मुख्य होता है। इसमें डेवलपमेंटल डिले सबसे मुख्य कारण है नॉकटर्नल एन्यूरिसिस का, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जब बच्चा जैसे कि आम एक उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि कोई बच्चा 10 महीने पे ही चलने लगता है और कोई बच्चा 2 साल 2.5 साल में जाके चलने लगता है। लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं 15 साल या 20 साल के, तो वो दोनों के मानसिक और शारीरिक विकास एक सा होता है, मतलब कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम इस नॉकटर्नल एन्यूरिसिस को डेवलपमेंटल डिले कहेंगे। यानी कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैच्योरिटी होती है वो किसी किसी बच्चे में देर से आती है, जिसकी वजह से वह रात में बिस्तर गीला कर देता है। इसको मैं और अच्छी तरह से इस तरह से समझा सकती हूँ कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर है या पेशाब की थैली है। जब पेशाब की थैली में पेशाब पूरा जमा हो जाता है तो उसमें से कुछ नर्व्स निकलती हैं या नसें निकलती हैं जो ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन को ये मैसेज देती हैं कि उसको अब पेशाब की थैली भर गई है तो उसको खाली करने जाना चाहिए। लेकिन जिसमें डेवलपमेंटल डिले है या जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, वो इस चीज़ को, मैसेज को रिसीव नहीं कर पाता है और वो बिस्तर पे पेशाब कर देता है। तो यानी मैम आप ये भी कहना चाहती हैं कि जो 4 से 5 साल तक बच्चे अगर बिस्तर पे पेशाब करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 5 साल तक के बच्चों में 15 से 20% केसेस में देखा गया है आउटडोर में कि ये रात में बिस्तर पे पेशाब करते हैं। फिर 8 से 10 साल की उम्र में यही परसेंटेज घट के 8 से 10% हो जाती है और फिर एडोलेसेंट पीरियड में यानी 14-15 साल में या 12 साल की उम्र में 1 से 3% केसेस में ये एन्यूरिसिस, नॉकटर्नल एन्यूरिसिस हो जाती है। और मैम इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, आप बताएंगी? हाँ, इसके अन्य कारण हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक कारण तो जो मुख्य है वो डेवलपमेंटल डिले है। उसके अलावा ये है कि जेनाइटल ट्रैक्ट की या यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे कुदरती तौर पे किसी का यूरिनरी ब्लैडर छोटा होता है या उसके यूरिटर में कोई डिफेक्ट होता है, एक एक्स्ट्रा यूरिटर भी हो सकता है, या उसकी किडनी में या उसके पूरे मूत्राशय के जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कोई जन्मजात विकार होना। तो ये केवल जांच के द्वारा ही पता लगता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि प्राइमरी एन्यूरिसिस के केसेस में अगर उस बच्चे के माता पिता में दोनों में बचपन में ये बात रही होगी एन्यूरिसिस की, तो 70% चांसेस ये हैं कि उस बच्चे में एन्यूरिसिस होगा। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि सेरिब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं, यानी
जिनको जन्म के समय प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता या जन्म के समय रोते नहीं हैं, उनका भी डेवलपमेंटल डिले बहुत स्लो होता है। वो जैसे 3 साल पे चलना शुरू करते हैं, 2 साल पे बैठना शुरू करते हैं, उसी तरीके से उनको अपना पेशाब रोकने में भी 4 या 5 साल की उम्र तक कठिनाई होती है। तो ये हम सब कॉजेज़ को प्राइमरी कॉजेज़ में ले लेते हैं। तो मैम सेकेंडरी एनोरेसिस क्या है? सेकेंडरी एनोरेसिस जैसे मैंने बताया आपको कि एक सर्टेन पीरियड है, यानी अगर लगातार 6 महीने तक बच्चे ने पेशाब बिस्तर पे नहीं किया है तो हम उसके बाद अगर शुरू करता है, चाहे वो 8 साल की उम्र में, चाहे 10 साल की उम्र में, तो उसको हम सेकेंडरी एनोरेसिस में डालते हैं। तो सेकेंडरी एनोरेसिस के कई कारण हैं, जैसे पेशाब में इन्फेक्शन होना, यूरिनरी इन्फेक्शन होना, या फिर उस बच्चे को कब्ज़ होना या कॉन्स्टिपेशन होना, क्योंकि हमारे मानव शरीर इस तरीके का बना हुआ है कि यूरिनरी ब्लैडर या मूत्र, ये जो पेशाब की थैली है, ये आगे रहती है और रेक्टम इसके ठीक पीछे होता है, जिसमें कि हमारा फीकल मैटर या जिसकी टॉयलेट की लिए जो है वो पीछे रहता है। तो अगर ये भरा रहेगा, अगर ये समय से बच्चा इसको इवैक्यूएट नहीं करता है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बार बार उसको पेशाब लगती है या रात में सोते समय भी वो पेशाब कर सकता है। तो इसी सेकेंडरी जो दूसरे कॉजेज़ हैं, इसमें हम एक तो बताया कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि हम जैसे चाहते हैं कि सोशल कॉजेज़ भी होते हैं इसमें। सोशल कॉजेज़ ये होते हैं कि जैसे बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ कर रहा है या फिर घर में कोई एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, इस तरीके के कॉजेज़ भी हैं। और सबसे मुख्य कारण डायबिटीज़, जो कि कई बार क्या होता है, बेड वेटिंग से बच्चे लेकर आते हैं पेरेंट्स, और जब हम जांच कराते हैं उसमें शुगर की, तो डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है। एक तरह की डायबिटीज़ होती है जो बच्चों में भी पाई जाती है, उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, और वो डायग्नोज ही तब होती है जब बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है इसको देखना और जांच करना। तो मैम अभी आपने बताया कि सोशल कारण जो एनोरेसिस के कारण भी बन सकते हैं जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी जांचें, क्या कोई जांचें भी होती हैं? हाँ, नहीं, जैसे मैंने बताया कि सोशल कारण है, तो सोशल कारण में तो घर के लोग, परिवार के लोग सब जानते ही हैं कि सोशल कारण क्या हो सकते हैं। माँ बाप में कई बार बहुत झगड़ा होता है, तो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो बिस्तर पे पेशाब करने लगता है, या घर के किसी इम्पॉर्टेंट मेंबर की डेथ हो जाए, या उसके साथ कोई अब्यूज़ करे, बड़ा बच्चा उसको अब्यूज़ कर रहा हो उस बच्चे को, जो कि वो घर पे किसी से बता नहीं पा रहा है, तब भी वो ऐसा काम कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमको देखना पड़ता है, और हिस्ट्री लेके हम उसको एग्ज़ामिन करते हैं। तो ये सोशल फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट डिसाइड होता है फिर। तो इन्वेस्टिगेशंस का जैसे आपने पूछा, तो इन्वेस्टिगेशंस उसी पे बेस्ड होंगे, जैसे कि क्या कारण है। तो इन्वेस्टिगेट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें हिस्ट्री लेनी पड़ेगी बच्चे की, कि क्या पैदा होने के बाद से अब तक कभी भी ड्राई हुआ बच्चा कि नहीं हुआ, और अगर हो गया था उसके बाद शुरू हुआ है, तो हमें ये सब फैक्टर्स रखने पड़ेंगे दिमाग में, जो मैंने बताया कि सोशल फैक्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और फिर उसका उन्मूलन। तो मैम, तो ये तो हो गई जांच के बारे में, हम इसका ट्रीटमेंट भी जानना चाहेंगे। हाँ, ट्रीटमेंट देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसका ट्रीटमेंट 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, और दूसरा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो 5 साल की उम्र तक कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई भी दवाई बच्चे को ना दें, और केवल टॉयलेट ट्रेनिंग द्वारा, या जैसी मैंने चीज़ें बताई हैं कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ एहतियात लेने पड़ेंगे कि 7 बजे बाद बच्चे को लिक्विड चीज़ें कम दीजिए, कैफ़ीन के प्रोडक्ट्स जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह देना कम कर दें। जब बच्चा सो जाए तो 1.5 से 2 घंटे बाद उसको उठा के पूरी तरह से जगा के चला के टॉयलेट तक ले जाएं, और उसको एक बार बाथरूम ज़रूर कराएं। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो बिस्तर पे पेशाब कर देता है तो उसको कभी भी पब्लिकली पनिश ना करें, या बच्चे को ही पनिश ना करें, बल्कि जिस दिन वो पेशाब नहीं करता है उसको इनाम देना चाहिए। छोटे छोटे आप इनाम पैक करके रखे रहिए, और जब सुबह आपको लगे कि उसने बिस्तर पे पेशाब नहीं किया है तो आप उसको इनाम दीजिए, तो वो मोटिवेट होता है, उसको लगता है कि हाँ, मैंने कोई अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पब्लिकली अपने रिश्तेदारों के सामने या उसके दोस्तों के सामने ये बात कभी डिस्कस ना करें। और मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें ठीक होने के बाद भी क्या बच्चा दोबारा बिस्तर पर पेशाब कर सकता है? जी हाँ, इसमें 20% चांसेस ऐसे होते हैं कि रिकरेंस हो सकती है। पूरा इलाज करने के बावजूद भी 20% केसेस में हमने देखा गया कि रिकरेंस होती है। तो उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके जड़ पे जाएंगे, इसके मूल कारण पे जाते हैं कि एनोरेसिस क्यों हुआ है,
तो हम उसका इलाज कर सकते हैं और उसको पुनः चाहे मेडिसिन द्वारा या बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट देंगे तो वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। मैम चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई मैसेज बताना चाहेंगी? हाँ, मैसेज यही है कि सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि बच्चे को पनिश ना करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि आम तरह से हम लोग आउटडोर में देखते हैं कि माएँ कहती हैं कि हम इसको बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, तब भी ये ऐसा करता है। यानी वो बिल्कुल ही उल्टा काम कर रहे हैं। बच्चे को कभी भी इसमें ऐसा करने पे डांटना मारना नहीं चाहिए। कभी भी पब्लिकली किसी के सामने ये डिस्कस नहीं करना चाहिए। 7 बजे के बाद उसको कोई लिक्विड की चीज़ें कम कर दीजिए देना के लिए, और उसको छोटे छोटे इनाम में चीज़ें दीजिए जब वो ड्राई रहेगा। और 5 साल की उम्र के बाद और ये सब एहतियात लेने के बावजूद भी अगर बच्चा पेशाब करता है, यानी 5 वर्ष क्रॉस कर जाए या 6 वर्ष क्रॉस कर जाए, तो किसी बाल रोग विशेषज्ञ से दिखाएं, उसकी जांचें कराएं। तो अगर वो ठीक समझेंगे तो जांच के हिसाब से उसको इलाज शुरू करेंगे। तो थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर सुनीता कुमार, जिन्होंने आपके और हम सब के बच्चों को बिस्तर पे पेशाब ना करने के इलाज और उपाय बताए। तो मैं शानू आप सबसे विदा लेती हूँ, पर चलने से पहले कहूँगी ज़रूर कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबाएं। और हाँ, अगर आपका कोई मैसेज और सुझाव है तो मैसेज बॉक्स में जाके मैसेज करें। और एक बात और, अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आता है तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।